जय मां शारदे। आज की वीडियो में हम ग्रहों की अवस्था के बारे में जानकारी देंगे। ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख देखा जाता है। उनमें से कतिपय उपयोगी और प्रमुख अवस्थाओं के बारे में हमने काफ़ी कुछ बता भी दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। किन्हीं किन्हीं स्थानों में अवस्था जानने की विधि में भी एक ऋषि से दूसरे ऋषि में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। अवस्था द्वारा जो फल होता है उसका विकास जातक के जीवन मात्र में होता है, परंतु ग्रह की दशा अंतरदशा काल में ग्रह की अवस्था फल का विशेष विकास होता है। किसी दो व्यक्ति का एक ही समय एवं एक ही लग्न में यदि जन्म हो तो दोनों का फलाफल में अंतर का कारण अवस्था ही होता है। जैसे पूर्व में हमने बताया है, महर्षि पराशर ने एक प्रकार की अवस्था का फलाफल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बृहत्पराशर होराशास्त्र में लिखा है। इस अवस्था का लेख शयन आदि द्वारा द्वादश अवस्था के नाम से अन्य कई ग्रंथों में भी पाया जाता है। उस अवस्था की अगर हम बात करें तो पहली शयन अवस्था, दूसरी उपवेशन अवस्था, तीसरी नेत्रपाणी अवस्था, चौथी प्रकाशन अवस्था, पांचवी गमनेच्छा अवस्था, छठवीं गमन अवस्था, सातवीं सभा अवस्था, आठवीं आगम अवस्था, नौवीं भोजन अवस्था, दसवीं नृत्य लिप्सा अवस्था, 11वीं कौतुक अवस्था और 12वीं निद्रा अवस्था है। बृहत्पराशर होराशास्त्र में 5वें एवं छठे का नाम गमनागमन या 8वें का आगम लिखा गया है और यही भाव कुतूहल में भी है, परंतु होरा रत्न में गमनेच्छा च गमनम और 8वें को आगम लिखा गया है। कौन ग्रह किस अवस्था में है उसे जानने की विधि इस प्रकार से है जो हम बताने चल रहे हैं। जिस ग्रह की अवस्था निकालनी होती है वह ग्रह जन्म समय में किस नक्षत्र में था, इसको जन्म के समय के पंचांग द्वारा निकालना चाहिए। जैसे किसी कथित कुंडली में यदि मंगल की अवस्था जाननी हो तो पहले यह देखना होगा कि जन्म समय में मंगल किस नक्षत्र में था। कुंडली के मंगल का स्पष्ट 4-11-25 है, अर्थात मेष से 40वां नवमांश या अश्वनी से 40वां चरण अर्थात 10वां नक्षत्र मघा में जन्म के समय मंगल था। इस नक्षत्र संख्या को ग्रह संख्या से गुणा करना होता है। यहाँ सूर्य की 1, चंद्रमा की 2, मंगल की 3, बुध की 4, बृहस्पति की 5, शुक्र की 6, शनि की 7, राहु की 8, केतु की 9 ग्रह संख्या मानी जाती है। इस कारण मंगल की संख्या 3 को नक्षत्र संख्या 10 से गुणा करना होगा
और इस गुणनफल को उस ग्रह के अंश अर्थात मंगल के अंश 11 अंश 15 कला है अर्थात 12वां अंश से गुणा करना होगा और इन तीनों के गुणनफल में जातक के इष्ट दंड 10, 58 पल हैं। इस कारण 11 को जोड़ना होगा। पुनः उसमें जन्म नक्षत्र की संख्या उत्तर भाद्र है, इस कारण 26 जोड़ना होगा और पुनः उसमें जातक की लग्न संख्या धनु है, इस कारण 9 जोड़ना होगा। इस प्रकार से गुणा और जोड़ के बाद फल आएगा 10 गुणे 3 गुणे 12 धन 11 धन 26 धन 9। 10 तिहाई 30 गुणे 12 12 36 360 धन 11 60 10 70 71। इसको अगर पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो 406 होगा। इसको 12 से भाग देना होगा। भाग देकर जो शेष आएगा वही अवस्था का अंग होगा। यहाँ एग्जाम्पल में 406 को 12 से भाग जब दिया जाता है तो 10 शेष बचता है, इसलिए 10वीं अवस्था मंगल की हुई। अर्थात मंगल की अवस्था 10वीं अवस्था कौन सी है? नृत्य लिप्सा अवस्था। सीरियल से बताए हैं 10वीं अवस्था नृत्य लिप्सा अवस्था, तो इसमें मंगल की नृत्य लिप्सा अवस्था बनेगी। इस रीति से अवस्था निकाला जाता है। 1 शेष रहने से शयन अवस्था, 2 शेष रहने से उपवेशन अवस्था, 3 शेष रहने से नेत्रपाणी अवस्था, 4 शेष रहने से प्रकाशन अवस्था, 5 शेष रहने से गमनेच्छा अवस्था, 6 शेष रहने से गमन अवस्था, 7 शेष रहने से सभा अवस्था, 8 शेष रहने से आगम अवस्था, 9 शेष रहने से भोजन अवस्था, 10 शेष रहने से नृत्य लिप्सा अवस्था, 11 शेष रहने से कौतुक अवस्था और 12 शेष रहने से निद्रा अवस्था जानना चाहिए। सुगमता से स्मरण रखने के लिए अवस्था निकालने के नियम को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। ग्रह नक्षत्र गुणे ग्रह संख्या गुणे ग्रह अंश धन इष्ट धन जन्म नक्षत्र धन लग्न भागे 12, जो शेष रहेगा वही अवस्था संख्या होगी। शेष शून्य होने पर 12 शेष माना जाता है, यानी 12वीं अवस्था। और अंश में यदि किसी अंश के बाद कला भी हो तो उस अंश में 1 जोड़ देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कुंडली में मंगल सिंह राशि के 11वें अंश 11 अंश 25 कला पर है। इसका मतलब यह होता है कि 12वें अंश में मंगल है, इसलिए ऐसे स्थान में अंशमान 12 होगा, न कि 11 होगा। 11 अंश 25 कला, तो ये 25 कला होने के कारण अब 11 न लिखा जाएगा, 12 माना जाएगा। पुनः यदि मंगल सिंह के 11वें
अंश और शून्य कला विकलादि पर होता है तो अंशमान 11 ही लिखा जाता है। इसी प्रकार उदाहरण कुंडली का ईष्ट दंड 10 58 पला है। ईष्टमान 10 नहीं लेकर 11 लिया गया है। इसी रीति से सब ग्रहों की शयनादि अवस्था निकाली जाती है। ग्रहों की अवस्थाओं को स्थिर करने के बाद एक विधि शास्त्रकारों ने और लिखा है, मुनियों का कथन है कि यदि कोई ग्रह दृष्टि में हो तो उस ग्रह का फल स्वल्प, यदि ग्रह चेष्टा में हो तो बहुत, और यदि विचेष्टा का हो तो कुछ भी फल नहीं देता है। अब इस स्थान में लिखा जाता है कि ग्रह दृष्टि, चेष्टा और विचेष्टा कब होता है। तो हमने पहले भी बता दिया है कि 1 शेष रहने से शयन और 2 शेष रहने से उपवेशन इत्यादि 12 अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्था का जो शेष अंक आए उस अंक को उसी अंक से गुणा करके उस वर्ग फल में स्वरांक जोड़ना होता है। स्वरांक जोड़ने के बाद जो फल आए उसको 12 से भाग देने के अनंतर जो शेष रहे उसमें जिस ग्रह की अवस्था निकाली गई है उस ग्रह का क्षेपकांक जोड़ना पड़ता है और उस अंतिम फल को 3 से भाग देने पर यदि शेष 1 रहे तो ग्रह दृष्टि का होगा, 2 रहे तो चेष्टा तथा 0 रहे तो विचेष्टा कहलाता है। स्वरांक और क्षेपकांक शब्दों का ये जो प्रयोग हुआ है उसका विवरण स्थान पर किया जाता है। यह सभी जानते हैं कि हर एक मनुष्य किसी न किसी नाम से प्रसिद्ध रहता है, चाहे वह किसी जात का हो। ऐसे नाम को साधारण भाषा में पुकार वाला नाम कहा जाता है। उर्दू में मौसमा कहते हैं। पुकार नाम उसे कहते हैं जिस नाम से सोते हुए पुरुष को पुकारा जाए और वह व्यक्ति यह समझ कर कि पुकारने वाला उस व्यक्ति को संबोधित कर रहा है जाग जाए। इस स्थान में यदि किसी व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठे कि पुकार नाम से ज्योतिष के गणित का क्यों और कैसा संबंध हो सकता है, तो इस बात पर इस प्रकार विचार करना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम से कुछ ऐसा घनिष्ठ संबंध मनसा वाचा कर्मणा हो जाता है कि यदि वह अपने नाम का किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है तो तत्क्षण उसके मन में उस दूसरे व्यक्ति के साथ क्षणिक प्रेम तो उत्पन्न हो ही जाता है। उत्तरी भारत में ऐसे व्यक्ति को मीता कहते हैं। मीता मित्रता का अपभ्रंश है। प्रति व्यक्ति को अपने नाम से कुछ घनिष्ठ संबंध हो जाता है। अन्य लोगों को सुनते ही उसके स्वरूप, गुण और अवगुण आदि का स्मरण हो जाता है। किसी नाम के साथ अपशब्द के प्रयोग करते ही उस व्यक्ति को जिसका वह नाम है उसके इष्ट मित्रों को अति कष्ट होता है। अस्तु यह अवश्य ठीक है कि प्रति मनुष्य को अपने अपने नाम से एक घनिष्ठ संबंध हो जाता है। यहाँ प्रतीत होता है कि इन्हीं सब कारणों से ऋषियों ने मनुष्य के नाम के प्रथम अक्षर का बल अंक में बतलाया है। जैसे यदि किसी के नाम का पहला अक्षर आ हो
मात्रा चाहे कुछ भी हो, उसका स्वरांक 1 होगा। यदि पहला अक्षर ई हो तो उसका स्वरांक 2 होगा। उ होने से 3 होगा, ए होने से 4 होगा, ओ होने से 5, का होने से 1, ख होने से 2। इस प्रकार से पूरा बताया गया है। इसका पूर्ण विवरण हमने पहले चक्र द्वारा बता दिया है। इसी को स्वरांक कहते हैं। यहाँ स्मरण रहे कि नाम का प्रथम अक्षर होना चाहिए, न कि उपाधियों का। बाबू, श्रीमान, सैयद, मोहब्बत, मिस्टर, मिसेज इत्यादि उपाधि जो नाम से पहले लगाए जाते हैं, उसे छोड़कर शुद्ध नाम का पहला अक्षर लेना उचित होता है। उदाहरण के लिए कुंडली का पहला अक्षर दा है। इस कारण इस जातक का स्वरांक 5 हुआ। छेपकांक सूर्य का 5, चंद्रमा का 2, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 5, शुक्र का 3, शनि का 3, राहु का 4 और केतु का 4 है। इस ग्रह छेपकांक की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, अर्थात अमुक ग्रह का अमुक छेपकांक क्यों माना गया है, इसका पता नहीं चल पाया है अभी तक, लेकिन होता है। छेपकांक के बारे में पूरा वीडियो हम अगले भाग में बनाएंगे और ग्रहों की अवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको मूल रूप से फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।